नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। आज सबसे पहले बात नेताओं के आंसुओं की। वैसे तो नेताओं का दिल गरीबों के दुख दर्द पर नहीं पसीजता है। आए दिन वह तमाम इस तरह की स्थितियां देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अक्सर जब वो मंच पर भाषण देते हैं तो फिर उनके आंसू इस तरह से छलकते हैं अपने समाज और हजारों लोगों के सामने, जैसे लगता है कि उनको बहुत बड़ा कष्ट था, अंदर गुबार भरा था जो निकल नहीं पा रहा था। फिल्मों में तो कलाकार बताते हैं कि ग्लिसरीन लगा के आंसू निकालते हैं, रोने लगते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मंत्रीगण आजकल मंच से बिना ग्लिसरीन के रो रहे हैं। बात है बीजेपी की सहयोगी दल निषाद पार्टी की। मंत्री हैं संजय निषाद, जो कभी खुद की आरती कराते हैं, कभी कार्यकर्ताओं से पैर दबवाते हैं और कभी मंच पर डांस भी करते हैं, लेकिन उनके आंसू इस कदर निकल रहे हैं कि वो बीजेपी के चुनाव तक आंसू न निकलवा दें, इसकी भी आशंका बढ़ा रहे हैं। बात ये आई कि गोरखपुर में निषाद समाज की एक रैली थी जिसमें मंत्री जी मंच पर थे और मंच से ही वो रोने लगे। उनका आरोप था कि निषादों को जो हिस्सा है वो हाथी और पंजा वाले दल ने खा लिया है। समाजवादी पार्टी और बसपा ने हमारे समाज की रोजी रोटी छीन ली है। निषादों का लगातार वोट छीनने की कोशिश हो रही है। ऐसे में हमें अपने समाज के इस दर्द की चिंता है, लेकिन अफसर पुराने व्यवस्था के हैं वो सुनते नहीं हैं। उनका ये भी कहना है कि जो लोग निषादों पर अत्याचार कर रहे हैं उन पर हमारी सरकार ने बुलडोजर चलवाया है, लेकिन अभी बहुत रास्ते बहुत तय करने हैं। आप लोग हमारा साथ दीजिए, मैं आप लोगों के बच्चों की रक्षा करूंगा, आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करूंगा। बीजेपी सरकार में उनको ज़्यादा कुछ बड़ा मंत्रालय नहीं मिला है तो आराम फरमाते रहते हैं। ज़्यादा कहीं उम्र भी है, अगर दौरा वौरा कर लिए पैर में दर्द हो जाता है दबाने लगते हैं, लेकिन जब बात मुद्दों की आती है तो वो अपनी ही सरकार में सड़क पर धरने पर भी बैठ जाते हैं। उनके रूप अनेक हैं, विचित्र हैं। अभी वो लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर धरने पर बैठ गए, गोरखपुर में रैली किए, फिर यहाँ आए बैठ गए और कहे कि जो संगवेरपुर में मंदिर है वहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई है, वो मस्जिद को हटाया जाए। उनका कहना था कि निषाद राज का वहाँ पर महल है, उस पर भी अतिक्रमण हो रहा है। ये सब वो लगातार कर रहे हैं। हालात लेकिन अभी सुधरे नहीं हैं और उनके पास विधायकों की काफ़ी बड़ी संख्या है। वो इस बात से थोड़ा निराश है कि बीजेपी ने निषाद समाज से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, जिसमें निषाद राज के जन्मोत्सव पर अवकाश घोषित करने वाली बात भी थी। संजय निषाद सीधे सरकार पर आरोप नहीं लगाते, वो सरकार के बजाय अफसरों पर लगाते हैं कि अफसर सब पिछली सरकार की मानसिकता वाले हैं, वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो रहा है। तो संजय निषाद कोई पहले मंत्री तो है नहीं जो कह रहे हैं कि अफसर नहीं सुन रहे हैं या कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो रहा है, लेकिन चूंकि वो सहयोगी दल के हैं उनको उम्मीद ज़्यादा थी कि भाई राज भर उनके साथ देखिए, वो ज़्यादा बड़ा मंत्रालय है, उनके यहाँ ज़्यादा व्यवस्था है। हालांकि जब बिहार का चुनाव हुआ तो संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर दोनों वहाँ पर सहयोगी दल होने के नाते सीट मांग रहे थे। बीजेपी ने इनको टका सा जवाब दे दिया, वहाँ से 0 हो गए। ओम प्रकाश राजभर तो बैठ गए घर में चुपचाप, लेकिन संजय निषाद छटपटाते रहे। अपने समाज में उन्होंने एक परंपरा बनाई है, कहीं खुशी कहीं गम। वो निषाद समाज में खुद को देवता की तरह प्रस्तुत करते हैं। अब देवता रो रहा है तो समझ लो भक्तगणों का क्या हाल होगा।
यानी कि चुनाव करीब है और इस बार नेता आंसुओं के सहारे, चाहे वो आंसू घड़ियाली ही क्यों ना हो, अपनी बैतरणी पार करने में लगे हैं। अब बात एक चर्चित खबर की जो आप सबके सामने है कि मंत्री को कार्यक्रम छोड़कर वापस आना पड़ा क्योंकि डीएम कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। यूपी की नौकरशाही में मनमानी के कई सारे शिकायतें, किस्से आप सुनते रहते हैं और कन्नौज में जो मनमानी चली वो आपने देखा भी। अफसर ऐसा कब करते हैं? जब उनको सरकार का डर खत्म हो जाए या वो इस बात को लेकर मुतमईन हो जाएं, उनको भरोसा रहे कि मंत्री नाराज हो या जिला अध्यक्ष या विधायक, वो ऊपर सब सेट है, वो कुछ नहीं बिगड़ेगा। भाजपा की सरकार में यह आरोप पहली सरकार से लगातार लगता चला आ रहा है कि अफसर बेलगाम हैं, वो मंत्रियों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करते हैं, कार्यकर्ताओं और नेताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन अब नौकरशाही के बेअंदाज होने का एक नया प्रमाण कन्नौज में सबके सामने आया है और प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री असीम अरुण को डीएम की वजह से कार्यक्रम छोड़कर वापस लौटना पड़ा है। असीम अरुण इस बात से और ज़्यादा आहत हैं कि वो 45 मिनट तक कार्यक्रम में इंतजार करते रहे। डीएम तो छोड़ो, एसडीएम भी देर से आई। उन्होंने डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री के साथ साथ कार्यक्रम की जो आयोजक हैं, आईएएस अफसर हैं, वैशाली जो 2023 बैच की आईएएस अफसर हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं और इस समय एसडीएम सदर के पद पर कन्नौज में तैनात हैं, वो भी लेट आई, वो भी मौके पर मौजूद नहीं थी। मामला था रोमा स्मारक पर शहीदों को याद करने का। मंत्री जी समय से कार्यक्रम में पहुंचे थे लेकिन अफसर नदारद थे, उन्हें उल्टे पांव लौटना पड़ा। वो कार्यक्रम छोड़कर तो लौट आए लेकिन अपने साथ जो दर्द लेकर लौटे थे उसे उन्होंने उस पत्र में बयान किया। लेकिन ये दर्द सिर्फ असीम अरुण का नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई सारे मंत्री अफसरों के व्यवहार से नाराज रहते हैं। कई बार उन्होंने नाराजगी प्रकट की, कुछ के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो नाराजगी प्रकट कर सकें। तो इस मामले में असीम अरुण इच्छा शक्ति के मजबूत नेता निकले। हैरत की बात यह है कि जिले के अधिकारियों को इस बात की जानकारी है कि असीम अरुण कोई साधारण नेता नहीं है, कोई मंत्री ही नहीं है, वो आईपीएस अफसर भी रहे हैं। वो 1994 बैच के आईपीएस अफसर हैं और जब उन्होंने नौकरी छोड़ी थी तब वो एडीजी रैंक में थे, कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे। आज अगर वो नौकरी में होते, 94 का जो बैच है वो इस समय डीजी बन चुका है उत्तर प्रदेश में, और डीएम और एसडीएम ये सब विशेष सचिव लेवल के होते हैं, यानी कि एसपी रैंक के अफसर हैं। असीम अरुण प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी अफसर रह चुके हैं मनमोहन सिंह के, लेकिन जिस सादगी से उन्होंने नौकरी की उसी सादगी और ईमानदारी से वो राजनीति को भी निभा रहे हैं। 4 साल उनके बेदाग गुजरे हैं अभी तक। नौकरी न छोड़ते तो 2029 तक वो आराम से भी नौकरी कर सकते थे, कहीं डीजी बन सकते थे, डीजीपी भी बन जाते, जातीय समीकरण अगर देखा जाता तो हो सकता है कि वर्दी छोड़कर सियासत में आने वाला शख्स शरीफ हो, बहुत सारी चीज़ों को टॉलरेट कर देता हो, अपने अपमान के घूंट पी जाता हो, लेकिन कलम के मामले में वो मजबूत है। और आशुतोष मोहन अग्निहोत्री जो कन्नौज के डीएम हैं, वो इस बात का भ्रम कतई न रखें कि वो मुख्यमंत्री कार्यालय में रहे हैं, वहाँ से आए हैं सीधे डीएम बनकर, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वो पीसीएस से आईएएस बने हैं, असीम अरुण डायरेक्ट आईपीएस अफसर रहे हैं। असीम अरुण आईपीएस ना भी होते तो एक मंत्री का जो प्रोटोकॉल है और वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यहाँ पर डीएम साहब ने उन दोनों का अपमान किया है। अफसरों की बेअंदाजी पर आज ये कहना मुनासिब है
कि मनुष्य नहीं समय बलवान होता है। तुम जहां से सीधे एनटीपीसी से तार जोड़े हो कि डीएम साहब तुम्हें बिजली मिल रही है, तो ये छोटे मोटे पावर हाउस और ट्रांसफार्मर हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। असीम अरुण उत्तर प्रदेश में एक ऐसे मंत्री हैं जो समाज कल्याण विभाग संभालते हैं और अफसरशाही के इतर उन्होंने तीव्र गति से निर्णय लेकर काम कर कर दिखाया है कि वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और पुलिसिया अनुभव के इतर काम करते हैं, भेदभाव रहित। असीम अरुण एक अच्छे और बेहतरीन मंत्रियों में है उत्तर प्रदेश के, लेकिन वर्दी छोड़ देने से नियम कानून का ज्ञान उनके पास कम नहीं हुआ है। नियम कानून के साथ पावर भी अधिक है। अब वो उनके समर्थकों ने धरना भी दे दिया, उसके बावजूद वो उनको मना कर ले गए। ये सरकार को तय करना है कि आने वाले वक्त में उनके लिए अफसर ज्यादा प्रिय हैं या मंत्री। अब उत्तर प्रदेश की एक ऐसी खबर जिस पर चर्चा भी खूब हुई, सबकी निगाह भी थी, लेकिन अचानक से मामला ठंडा हो गया। बात 4 साल बाद आई है उत्तर प्रदेश में पूर्णकालिक यानी कि अस्थाई डीजीपी बनाने को लेकर। पहले चर्चा चली कि सरकार ने प्रस्ताव भेज दिया है केंद्र को, अब अस्थाई डीजीपी मिल जाएगा, लेकिन पेंच फंस गया। और ऐसा लगता है कि पेंच लंबा फंस गया, लेकिन नहीं, पेंच बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। अधिकतम अप्रैल के पहले सप्ताह और सरकारी कागजों आंकड़ों के हिसाब से 31 मार्च तक उत्तर प्रदेश में अस्थाई डीजीपी का निर्णय हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि राज्य सरकार और यूपीएससी 31 मार्च तक उत्तर प्रदेश में नया डीजीपी तैनात कर दे जो अस्थाई हो। पहले चूक क्या हुई, पेंच की बात क्यों आई? सरकार ने कुछ दिन पहले आईपीएस अफसरों का नाम का पैनल यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग को भेजा था डीजी के रैंक के लिए, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग ने वह प्रस्ताव वापस कर दिया और कहा उत्तर प्रदेश की सरकार से कि अपने कागज दोबारा से भेजो दुरुस्त करके सब, और ये भी भेजिए कि जिन अफसरों का 30 साल की सर्विस पूरी हो गई है उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उनकी उपलब्धि कैसी है और उनकी वर्तमान कार्य पद्धति और पोस्टिंग कहाँ है। उत्तर प्रदेश सरकार से यह कहा गया कि 24 घंटे के भीतर पैनल यूपीएससी को भेजा जाए, और उसी दिन आनन फानन में यूपी के 14 आईपीएस अफसरों के नाम भेजे गए जो इस समय डीजी रैंक में शामिल हैं। पहले सरकार ने एक चूक और कर दी कि 1990 से लेकर 1996 तक के आईपीएस अफसरों के नाम भेज दिए, जबकि अभी 1995 और 96 का जो बैच है वो डीजी बना ही नहीं है, वो सब एडीजी हैं। अभी 1994 बैच तक का ही डीजी बन पाया है। 95 नंबर नहीं आया और लोक सेवा आयोग भेज दिया कि नहीं डीजी बना सकते हो चाहो तो। 1990 से लेके 94 बैच तक अब नए प्रस्ताव में नाम भेजे गए हैं, जिसमें 1990 बैच में है रेणुका मिश्रा, 91 बैच के हैं राजीव कृष्णा और उसी बैच के हैं पीसी मीणा। 91 बैच में 2 अफसर हैं, आलोक शर्मा और पीयूष आनंद। आलोक शर्मा और पीयूष आनंद दोनों भारत सरकार में तैनात हैं। यूपी में देखा जाए तो सीनियरिटी के आधार पर रेणुका मिश्रा, फिर राजीव कृष्णा, फिर पीसी मीना और फिर आशुतोष पांडे, ये 4 नाम सीरियल से आते हैं। आलोक शर्मा का भी लोग नाम कहते हैं कि इस पैनल में होगा, होना भी चाहिए, लेकिन जिस स्थिति में वो केंद्र सरकार में हैं उनको वहां से यहां वापस भेजा जाएगा, अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। नौकरी भी 3 महीना ही बची है, जून में रिटायरमेंट है, तो
अब साफ है कि रेणुका मिश्रा अभी फरवरी तक हैं, 27 तक, लेकिन जब वो भर्ती बोर्ड में थी सरकार ने उनको वेटिंग में डाल दिया था, तब से उनका कोई सुधि लेने वाला नहीं। 1-1.5 साल हो गया, अब उनको रिटायरमेंट का इंतजार हो रहा है या वो BRS ले लें, सरकार ये भी चाहती है। वो रहें चाहे जाएं, उसका कोई असर अब दिखता नहीं है। राजीव कृष्णा कार्यवाहक DGP हैं, नंबर 2 पे हैं। PC मीणा, प्रेमचंद मीणा DG कारागार हैं। इन तीनों का नाम अगर आता है तो उसमें से राजीव कृष्णा को DG सरकार अस्थायी तौर पर बना देगी, बहुत सीधी सी बात है। लेकिन आलोक शर्मा के बाद पीयूष आनंद का नाम है। पीयूष आनंद की नौकरी 2028 तक है। अगर उनका नाम पैनल में UPSC भेजता है यूपी के लिए तो एक पेंच खड़ा हो सकता है। यही पेंच खटकता है। अब सब कुछ, पूरी गेंद UPSC के पाले में है। राजीव कृष्णा के रहने से कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर वो स्थायी DG बनेंगे तो 2029 तक उनकी नौकरी भी है। वो निर्विवाद तौर पर यूपी में DG के पद पर बैठे हुए हैं और चला रहे हैं। उनका कोई गुट नहीं है, कोई आरोप नहीं है, तो वो एक कहा जाए तटस्थ और निष्पक्ष DGP के तौर पर उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। अब लड़ाई का पेच, संभावनाओं का पेच पीयूष आनंद पर टिका है। अगर दबाव आ जाए केंद्र से नहीं, इन्हीं की स्थायी DG पर बनाओ और उनको छोड़ने में कोई ज़्यादा समस्या भी नहीं है, तब यह समस्या खड़ी हो सकती है। बाकी राजीव कृष्णा का रास्ता अब निष्कंटक है, रास्ता में कोई छोटा मोटा कांटा भी नहीं है, तो वो जब तक चाहेंगे चलते रहेंगे। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार का शोर आए दिन होता रहता है। अब तो उत्तराखंड में भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, नवरात्र में हो गया, शुभ मुहूर्त में हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश के मामले में चाल इतनी सुस्त है कि दावेदार जो हैं वो इंतजार कर कर के थक गए हैं, पक चुके हैं। पिछले साल से मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष आ जाएं, फलाने आ जाएं, डिमाका हो जाए। अब सरकार के पास कुल 9 महीना बचा। कहते हैं कि बीजेपी में वो ऐलान तो बहुत करता है पर अमल नहीं करता है, और लोग उम्मीद लगाते हैं फिर निराश हो जाते हैं। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि का बरखा जब कृषि सुखाने। जब सब उम्मीदें टूट गई तो फिर मंत्री बना के क्या करोगे जब टाइम ही ना बचेगा। जब करने धरने को कुछ मिलेगा ही नहीं तो मंत्री बन के खाली सायरन बजाने के लिए थोड़ी बनेंगे। कभी कोई राष्ट्रीय नेता आता है तो हलचल मस्ती करे मंत्रिमंडल के चर्चा, कभी कोई संघ की बड़ी बैठक होने लगती है तब लगता है अरे होने वाला है, होने वाला है। कभी कोर ग्रुप की बैठक होती है तो फिर हल्ला मच जाता है, विधायक लोग पूछना शुरू कर देते भैया नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतनी लंबी लंबी खींचतान है बीजेपी में कि थक जाओगे। इतने देवता हैं कि पैर छूते छूते कमर झुक जाएगी। लेकिन चलिए, इन सब के बाद भी एक नई कहानी सुनाते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और एक तीसरा उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। मंत्री जो बनेंगे बात की बात है, एक तीसरा आदमी डिप्टी CM बन सकता है, उसकी लॉटरी लग सकती है एक नेता की। अब उसमें कौन बनेगा? 3 नाम प्रमुखता चल रहे हैं, तीनों आपने देखे। पहले नंबर पर बेबी रानी मौर्य का नाम है। बेबी रानी मौर्य SC समाज से हैं, राज्यपाल रह चुकी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जातीय आधार पर फिट है। नौजवान अब मंत्री असीम अरुण का नाम भी डिप्टी CM की रेस में आता है। वो IPS अफसर रहे हैं और जिस समाज से वो आते हैं उस समाज में भी उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है अपनी सरलता से। डिप्टी CM के लिए जो तीसरा नाम है वो भूपेंद्र चौधरी का है। उप मुख्यमंत्री पद के भूपेंद्र चौधरी भी काफ़ी बड़े दावेदार हैं। वो बीजेपी के अभी प्रदेश अध्यक्ष थे, थोड़े दिन पहले हटे हैं। वो पहले कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी के सबसे प्रभावशाली जाट नेताओं में आते हैं। तो ये 3 नाम हैं जो उत्तर प्रदेश में डिप्टी CM बनाए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार भी
अब ज़्यादा समय नहीं है, किसी भी दिन सूचना आ जाएगी। नवरात्र तो बीत गया, लेकिन अप्रैल में ही अब उम्मीद बची है कि विस्तार हो जाएगा। कई बार सूची लेके पंकज चौधरी दिल्ली जाते हैं, फिर आते हैं, फिर बैठक होती है, फिर रह जाती है। लेकिन आर पार का मामला है अब की बार। तो मनोज पांडे, सिद्धार्थ नाथ सिंह और अशोक कटारिया, ये सारे लोग मंत्री पद के प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि मंत्री जो भी बनेंगे वो ओबीसी एससी समाज से ज़्यादा बनेंगे, अपर कास्ट से एक आध कोई बनेगा। लेकिन डिप्टी सीएम पद पर बीजेपी सामाजिक समीकरण साधने में लगी है और उस हिसाब से वो किसी ओबीसी को या दलित को ही लेकर आएगी, ये तय है। तो उसमें पहले नंबर पर हैं बेबी रानी मौर्य, असीम अरुण और भूपेंद्र चौधरी। तो ये जो नेता बनेंगे डिप्टी सीएम, ये कोई पश्चिम साइड का ही बनेगा। तो तीसरा उप मुख्यमंत्री बीजेपी की सरकार में आ सकता है। इन तीनों में से किसकी लॉटरी निकलेगी, ये बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। लेकिन जाते जाते आपको ये बता दें कि जो लोग पदों पर हैं, मंत्री हैं, जो लोग बनना चाहते हैं, उनको बड़ी सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मुंह पर ताला लगा के रखना पड़ता है, नेताओं के सामने जी हुजूरी करनी पड़ती है। जो इतने उपक्रम करके मंत्री बनेगा या डिप्टी सीएम बनेगा, तो सोचो उसके कितनी रीढ़ बची होगी। वो तो झुका ही चलेगा। तो जिनको हम देखते हैं कि बड़े पदों पर हैं, बड़े ताकतवर हैं, उनके हालात इन लाइनों की तरह हैं। सुनिएगा कि रिश्तों की कहकशा सरे बाजार बेचकर घर को बचा लिया है दरो दीवार बेचकर, और शोहरत की भूख हमको कहाँ लेके आ गई, हम मोहतरम भी हुए तो किरदार बेचकर, और जिसके कलम ने मुद्दतों बोए थे इनकलाब, अब वो पेट पालता है अखबार बेचकर। अब चाहे जो सुलूक करे आपका ये शहर, हम गांव से तो आ गए हैं घर बार बेचकर। नमस्कार।